नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग साइको के बारे में बालक के विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बालक के विकास और वृद्धि की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। आज उसी की अगली क्लास है। आज हम लोग समझेंगे कि बालक के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, किसमें कौन सा विकास होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बाल विकास की अवस्थाएं, कई मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बालक के विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताई। कभी परीक्षा में ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं। क्यों? क्योंकि अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक संख्याएं बताई हैं। किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा 4 हैं, किसी ने कहा 5 हैं, किसी ने कहा 12 है। तो जो एक सर्वमान्य मत है डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स साहब का, इनका जो वर्गीकरण है वो सर्वमान्य है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई। इन्होंने बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था है शैशवावस्था, 0 से लेके 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से लेके 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से लेके 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 18 से लेके मृत्यु तक। शैशवावस्था 0 से लेके 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से लेके 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से लेके 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 18 से लेके मृत्यु तक। ये जोन्स साहब का वर्गीकरण है। शैशवावस्था को भी 2 भागों में बांट दिया गया। पूर्व शैशवावस्था, जीरो से 3 वर्ष। उत्तर शैशवावस्था 3 से लेके 6 वर्ष। इसी प्रकार बाल्यावस्था को भी बांटा गया। पूर्व बाल्यावस्था 6 से लेके 9 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 9 से लेके 12 वर्ष। इसी प्रकार किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया। पूर्व किशोरावस्था 12 से लेके 15 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था 15 से लेके 18 वर्ष। इसी प्रकार प्रौढ़ावस्था को भी 2 भागों में बांट दिया गया। युवावस्था 18 से लेके 40 वर्ष और वृद्धावस्था 40 से लेके मृत्यु तक। ये जोन्स साहब का वर्गीकरण है। कुछ ऐसे गुण हैं जो पूर्व शैशवावस्था में आते हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो उत्तर शैशवावस्था में आते हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो पूर्व बाल्यावस्था में आते हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं। इस वजह से इनको सबको 2-2 भागों में और बांट दिया गया। शैशवावस्था को उसी प्रकार, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब हम एक एक अवस्था को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, जैसे इनकी अवस्था है उसी अनुसार नामकरण भी है। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसका नाम शिशु होता है। उसमें लिंग भेद नहीं होता, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो, सबको शिशु कहा जाता है। जैसे ही
बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो उस पर लिंग भेद हो जाता है, जो पुरुष वर्ग है उसको बालक, जो स्त्री वर्ग है उसको बालिका। जो किशोरावस्था है उसमें पुरुष वर्ग को किशोर और स्त्री वर्ग को किशोरी कहा जाता है। और जो प्रौढ़ावस्था में युवावस्था है, युवक और युवती, वृद्ध और वृद्ध, इस तरह अवस्था के अनुसार नामकरण रखे गए। अब इन अवस्थाओं में हम पढ़ते क्या है? इन अवस्थाओं में हम 3 बातें पढ़ेंगे। पहला तो हर अवस्था को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, परिभाषाएं हम लोग पढ़ेंगे। हर अवस्था के कुछ ना कुछ अन्य नाम हैं, हम अन्य नाम पढ़ेंगे। और हर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है, उसको पढ़ेंगे। शारीरिक परिवर्तन का मतलब जन्म के समय बच्चे का भार क्या होता है, जन्म के समय बच्चे की लंबाई क्या होती है, दांतों की संख्या क्या होती है, हृदय की धड़कन क्या होती है, हड्डियों की संख्या क्या होती है, वो हम शैशवावस्था में भी पढ़ेंगे, बाल्यावस्था में भी पढ़ेंगे, किशोरावस्था में भी पढ़ेंगे और प्रौढ़ावस्था में। कुछ मनोवैज्ञानिक है, इनको भी अपने शब्दों पर परिभाषित किया, इनको भी अपने शब्दों पर परिभाषित किया, इनको भी अपने शब्दों पर परिभाषित किया, इनको भी अपने शब्दों पर परिभाषित किया। अवस्थाओं के अन्य नाम भी हैं। किस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं, किसे तूफान का काल कहते हैं, किसे खेल की अवस्था कहते हैं। ये सब अवस्थाओं के नामकरण, इनके बारे में हम लोग इन्हीं 3 बातों को लेके इसमें भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम पहले शैशवावस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरह पहले हम लोग जो है हेडिंग डाल लें। शैशवावस्था, शैशवावस्था पता ही है, 0 से लेके 6 वर्ष। 3 बातें पढ़ना है। सबसे पहले परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। परिभाषाएं, पहले सारे परिभाषाओं को लिख लेते हैं, फिर उनके बारे में एक एक के बारे में बताते हैं। न्यूमैन के अनुसार कि किसी भी मनोवैज्ञानिक परिभाषा लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, ये कथन है न्यूमैन साहब का। दूसरा, वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। फ्रायड के अनुसार शैशवा बालक को जो कुछ बनना है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है।
चौथा है एडलर के अनुसार। शैशवावस्था द्वारा जीवन का क्रम निश्चित होता है। ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने शब्दों में शैशवावस्था को परिभाषित किया। आइए जान लेते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इनका क्या मत था, ये इनके विचार क्यों थे। तो न्यूमैन साहब ने कहा कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इसका आधार ये है कि शैशवावस्था से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में गर्भधारण के पश्चात धीरे धीरे करके जन्म लेता है तो उसकी पहली अवस्था क्या होती है, शैशवावस्था होती है। यहीं से उसके सभी प्रकार के जो विकास हैं वो पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित होते हैं, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो। सभी प्रकार के विकासों का प्रारंभ शैशवावस्था से होता है। इसीलिए न्यूमैन साहब ने शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा। क्या कहा भाई, सबसे महत्वपूर्ण काल कहा। वैलेंटाइन साहब ने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसका आधार ये है कि इस अवस्था में बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट है। कोरी स्लेट का मतलब होता है बिल्कुल साफ़ सुथरा, उसमें किसी प्रकार के अन्य विचारों का स्थान नहीं रहता है। बच्चे में अनुकरण की शक्ति होती है, जिज्ञास की प्रबल भावना होती है। तो जब बच्चा जिज्ञास होगा और अनुकरण होगा तो किसी भी कार्य को आसानी से सीख जाता है। सीखने के लिए ये सबसे उत्तम काल माना गया है। इसीलिए वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाए, क्योंकि बच्चे के अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति होती है जिससे वो किसी कार्य को सीख सकता है। फ्रायड ने कहा कि बालक को जो कुछ बनना है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। वास्तविक रूप से तो ऐसा कहना मुश्किल है, परंतु ये है कि फ्रायड जी का मानना है कि बालक के अंदर कुछ ऐसे लक्षण प्रदर्शित होना शुरू हो जाते हैं, दिखना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे के किस क्षेत्र में रुचि है। जो जिस क्षेत्र में बच्चा रुचि होगी उसमें वो कार्य करेगा तो उसमें उसके बनने की संभावना क्या होती है, प्रबल होती है। इसलिए फ्रायड महोदय ने कहा कि बालक को जो कुछ बनना है उसके 4-5 वर्षों में बन जाता। बन जाने का मतलब उसके लक्षण प्रदर्शित होना प्रारंभ हो जाते हैं। एडलर ने कहा कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का क्रम निश्चित होता है। इनका तात्पर्य ये था कि जैसे जोन्स साहब का विवरण आपने देखा उसमें पहली अवस्था किसको माना गया, शैशवावस्था को माना गया है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही 0 से लेकर 6 साल तक शैशवावस्था, फिर आगे शैशवावस्था से बाल्यावस्था से फिर किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था। इसलिए यहीं से निर्धारण शुरू होता अवस्थाओं का। इसलिए एडलर महोदय ने शैशवावस्था कहा कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का क्रम निश्चित होता है। पहली अवस्था मानी जाती है, शुरुआत यहीं से होती है। तो जब शुरुआत यहीं से होगी तो एक निश्चित क्रम निर्धारित होता है। ये एडलर साहब का मानना था। ये 4 मनोवैज्ञानिक हैं जिसमें न्यूमैन साहब की, फ्रायड महोदय की, वैलेंटाइन साहब की परीक्षा में पूछी जाती है। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो परिभाषा पूरी दी रहेगी और आपसे पूछा जाएगा ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है। उसमें 4 मनोवैज्ञानिक ऑप्शन में दे रहेंगे, वो आपको छांटना होगा। परिभाषा परीक्षा में आती है, मनोवैज्ञानिक का नाम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शैशवावस्था में ही अन्य नाम। अन्य नाम पहले आप पूरे लिख लेते हैं, फिर उनके बारे में उसी तरह चर्चा कर लेंगे। शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं, सपनों की अवस्था कहते हैं, स्वप्रेम की अवस्था कहते हैं, अनुकरण की अवस्था कहते हैं,
काम की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। मानसिक विकास की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। क्षणिक मित्रता की अवस्था कहते हैं। ये इसके कुछ अन्य नाम हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समायोजन की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था में बालक माँ के गर्भ से जो है जन्म लेता है, इसी जो पहली अवस्था होती है उसको समायोजन की अवस्था कहते हैं। क्योंकि बालक पहली बार जो भी प्रकृति के साथ समायोजन करता है, क्योंकि जैसे जन्म के उपरांत सांस लेना है तो भी वो स्वतः सांस लेता है, वातावरण के साथ क्या होता है, अपना सामंजस्य बिठाता है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? समायोजन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा सोता है, इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सपनों की दुनिया में खोया रहता है, इसलिए इस अवस्था को सपनों की अवस्था कहा जाता है। स्वप्रेम का मतलब है अपनी माँ से प्रेम, अपने पिता से प्रेम और अपने खिलौनों से प्रेम, स्वप्रेम को प्रदर्शित करता है। जो बच्चा है वह अपने खिलौनों को अपने भाइयों और बहनों तक में बंटवारा नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि वो उसके अंदर स्वप्रेम की भावना भरी होती है। अनुकरण की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बालक के अंदर जिज्ञास प्रवृत्ति अधिक होती है, वो किसी भी कार्य को या विषय को जानना चाहता है, और जैसे आप कर रहे हैं उसको देखकर उसके अंदर ये प्रवृत्ति आ जाती है कि उसी रूप में करना चाहता है, इसलिए इसको अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। बालक के अंदर काम की प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। कुछ ऐसे लक्षण जिससे दिखना प्रारंभ हो जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि बालक के अंदर काम की भावना यहीं से प्रारंभ होती है। मानसिक विकास की, जैसे बच्चा इस अवस्था में आता है तो सीखना शुरू कर देता है, और सीखने के द्वारा ही बालक के अंदर मानसिक विकास प्रारंभ होता है। जितना सीखता जाएगा उतना उसका अधिक मानसिक विकास होता चला जाता है, लेकिन सीखने की प्रवृत्ति यहीं से शुरू होती है, इसलिए इस अवस्था को मानसिक विकास की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। क्षणिक मित्रता की अवस्था कहने का मतलब होता है कि जो बच्चों के अंदर मित्रता का भाव पाया जाता है, सामाजिकता का भाव पाया जाता है, वो क्षणिक जाता है। जैसे बच्चा किसी कार्यक्रम में जाता है, छोटे बच्चों के साथ मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए मित्रता होती है, इसके बाद वो अपने घर चला आता है, वो अपने घर चले जाता है, यानी मित्रता का जो समय काल है वो बहुत ही छोटा है। ठीक, ये इसके जो है नाम है, जैसे ये परीक्षा में आ जाते हैं। स्वप्रेम की अवस्था कई बार परीक्षा में पूछा गया है। काम की प्रारंभिक अवस्था ये परीक्षा में आपके आ जाते हैं। ठीक है, ये है स्वप्रेम की अवस्था है, सपनों की अवस्था है, काम की प्रारंभिक अवस्था है, ये आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। अब आता है शैशवावस्था में शारीरिक परिवर्तन। इसके पॉइंट भी उसी तरह पहले लिख लेते हैं। जन्म के समय शिशु का भार, जन्म के समय शिशु का भार 5 से 8 पाउंड या 7 पाउंड। देखिए, भार को कभी नियत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भार जो है बालक के माता पिता की शारीरिक संरचना पर, भार जो है बालक की माता पिता की शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है। कि बच्चा जन्म लेगा वो सब 5 पाउंड का ही होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए भार और लंबाई सदैव रेंज में रहते हैं। एक बार परीक्षा में आ गया था ऑप्शन में 4, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पाउंड, तो उसका बीच का जो मध्यमान है वो ले लिया गया था 7 पाउंड। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 पाउंड बराबर कितना होता है,
तो 1 पाउंड बराबर 453.5 ग्राम। कहने का मूल मतलब है कि जो 1 पाउंड होगा वो लगभग आधा kg के बराबर होता है। जो बच्चा जन्म लेता है वो 2.5 kg से लेकर 4 kg के बीच में रहता है। अब शैशव अवस्था की समाप्ति पर भार क्या होगा? समाप्ति पर भार 40 से लेके 42 पाउंड, ये शैशव अवस्था की समाप्ति पर भार हो गया। दूसरा, जन्म के समय शिशु की लंबाई, शिशु की लंबाई रेंज में होगी 20 से 22 इंच, 20 से 22 इंच। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? लगभग 2.5 सेंटीमीटर। समाप्ति पर लंबाई 40 से 42 इंच, ये लंबाई है। तीसरा, हड्डियों की संख्या हड्डियों की संख्या 270 से लेकर 300 तक। देखिए, अगर ऑप्शन में 270 है तो 270 सही है, अगर ऑप्शन में 270 नहीं है तो 300 सही है, अगर दोनों हैं तो फिर 270 सही है। ये ध्यान रखेंगे भाई, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। हृदय की धड़कन 140 बार प्रति मिनट, 140 बार प्रति मिनट। मस्तिष्क का भार 300 से 350 ग्राम। ये भी परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क का भार होता है जन्म के समय। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 300 से लेकर 350 ग्राम। चार से 5 वर्ष की आयु तक सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। देखिए, ये कुछ डाटा है जो शारीरिक परिवर्तन के रूप में जो परीक्षा में निश्चित पूछा जाता है। जन्म के समय शिशु का भार या मस्तिष्क का भार, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, दोनों परीक्षा में अल्टरनेट आते हैं, तो ये ज़रूर आपको ध्यान देना कि शिशु का भार पूछ रहा है कि शिशु के मस्तिष्क का भार पूछ रहा है, ये ज़रूर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपसे भार पूछा जाएगा शिशु का भार तो पाउंड में पूछ लिया जाता है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। 1 पाउंड बराबर 453.5 ग्राम, यानी लगभग कहा जाए कि आधा kg के बराबर 1 पाउंड होता है। लंबाई है भाई, तो लंबाई 20 से लेके 22 इंच, अगर इसमें आप कन्वर्ट कर देंगे तो लगभग 51 सेंटीमीटर के आसपास जो है हो जाता है। ठीक है, हड्डियों की संख्या भी परीक्षा में पूछी जाती है, तो 270 से लेकर 300 तक। हृदय की धड़कन 140 बार प्रति मिनट। मस्तिष्क का भार 300 से लेकर 350 ग्राम। और 4 से 5 वर्ष की आयु तक सभी अस्थायी दांत बच्चे में निकल आते हैं, उसके बाद फिर अस्थायी दांत निकलना
प्रारंभ हो जाते हैं बाल्यावस्था में। तो ये रहा कुछ डाटा जो परीक्षा में निश्चित कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। शैशवावस्था भाई समाप्त हुई। शैशवावस्था में आपने मूल रूप से 3 बातें पढ़ी। नंबर 1 कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं, वो आप लिख चुके हैं। फिर शैशवावस्था के अन्य नाम हैं कुछ, वो आप लिख चुके हैं। और शैशवावस्था में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो आपने लिखे। इसी प्रकार हम लोग बाल्यावस्था में भी पढ़ेंगे। बाल्यावस्था में भी कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं, कुछ अन्य नाम, और उसमें बालक में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होता है, क्या भार हो जाता है, क्या लंबाई हो जाती है, हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, हड्डियों की संख्या क्या होती है, ये हम लोग बाल्यावस्था में भी पढ़ेंगे। आइए हम लोग जो है बाल्यावस्था में भी इसी प्रकार अध्ययन करते हैं।